आदाब, सत श्री अकाल। आप तमाम दर्शकों का आपका स्वागत है आपके हद्दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत नई महीने के साथ। जी हां, आज 1 जुलाई है, महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। जी हाँ दर्शकों, यूँ तो हम सब इंसान हैं, हम सब आदमी हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य में जन्म दिया है और सबसे बड़ी बात, ये हर जीव के साथ हम सब जब हैं तो हमारे पास दिमाग है, हमारे पास दिल है, हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास संवेदनाएं हैं जो हमें औरों से अलग बनाती है। लेकिन बहुत ही अजीब बात होती है कि जब कुछ लोग ये भूल जाते हैं, अति संवेदनशील बातों पर भी वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना भूल जाते हैं। ऐसे समय में ज़रूरत होती है कि अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाओं की कद्र करें, दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, तभी आपकी भी कद्र की जाएगी। जी हाँ दर्शकों, ये मनुष्य है, ये इंसान की ही फितरत है कि हमें ईश्वर ने संवेदनाओं के साथ पैदा किया है, इसलिए संवेदना ज़रूर रखें अपने अंदर, दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, तभी आप किसी के दिल में अपने लिए जगह बना पाएंगे। कहते हैं ना दर्शकों कि अगर आप पूरी दुनिया जीत गए, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है तो जीता हुआ भी सभी चीज़ आप हार जाएंगे। लेकिन आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया और आपके अंदर अहंकार नहीं है, आपके बर्ताव से, आपके व्यवहार से लोगों के दिलों में आपके लिए जगह है, तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ जीता है। इसलिए अपने व्यवहार में, अपने विचार में एक सकारात्मक सोच रखें। और जब सकारात्मकता की बात आती है तो हमारे बड़े बुजुर्गों के जो कथन होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी अनमोल होते हैं। इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि हर सुबह हम आपको उन सकारात्मकता भरे लफ्ज़ों से, उन सकारात्मकता भरे जो वाक्य होते हैं उनसे आपको रूबरू करवाऊं। इसलिए हमारा पहला सेगमेंट है अनमोल वचन का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट में महात्मा गांधी, जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। तौर पर चर्चा करने के लिए हमने अपने बीच आज आमंत्रित किया है। हमारे बीच आज हैं अशोक कुमार घोष, जो कि अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, साथ ही आप महावीर कैंसर संस्थान के शोध विभाग के अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। सर, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इससे पहले कि हम बहुत सारी बातें करें आपसे, अपने दर्शकों को मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है क्या आखिर, और इसके यूज़ करने के क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। दो बातें कहना चाहूँगा मैं। एक तो जो परिभाषा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, वो कहता है कि ऐसा प्लास्टिक का कोई भी सामान जो अपने दिनचर्या में आप लाती हैं, यूज़ करती हैं, और केवल एक बार उसको यूज़ करने के बाद वो वेस्ट हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों को, जिसमें कांटा चम्मच प्लास्टिक का हुआ या प्लास्टिक का प्लेट हुआ या पैकेजिंग सामान हुआ, सभी शामिल है, तो उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं, जिसका एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं हो। जी। और जहाँ तक नुकसान की बात कर रही हैं आप, तो प्लास्टिक का नुकसान कई है। एक तो प्रॉब्लम है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो या कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और ये एक अनुमान है कि नेचर में अगर पृथ्वी पर जल में या मिट्टी में इसको छोड़ दें तो उसके डिकम्पोज करने में 400 साल लगता है। और ये भी अनुमान है, क्योंकि प्लास्टिक का जन्म हुए अभी 400 साल नहीं हुआ है, उसका उत्पत्ति हमारे जीवन काल में हुआ है। और ये धीरे धीरे कचरा जो जमा होते जा रहा है, उसका डिस्पोजल नहीं होने के चलते बहुत तरह का समस्या होते जा रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या ये है कि ये प्लास्टिक जो है उसका एयर पोल्यूशन पर भी प्रभाव पड़ता है, वाटर पोल्यूशन पर भी प्रभाव पड़ता है। एयर पोल्यूशन पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है कि अगर आप उसको वेस्ट को जला देती हैं तो उसको जलाने से बहुत सारे टॉक्सिक गैस निकलते हैं, जिसका हृदय रोग पर असर पड़ता है या लंग्स पर असर पड़ता है, कार्सिनोजेनिक भी है, कैंसर भी हो सकता है। और जल प्रदूषण में भी इसका सहयोग है, क्योंकि प्लास्टिक को अगर पानी में या मिट्टी में छोड़ देते हैं
तो थोड़े अंतराल में वो धीरे धीरे टुकड़ों में टूटने लगता है, और उसका साइज अगर बहुत छोटा हो जाए तो उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। और ऑलरेडी माइक्रो प्लास्टिक हमारे फूड चेन में आ चुका है, और फूड चेन के द्वारा ह्यूमन ब्लड में भी आ चुका है, और फिर ये ह्यूमन ब्लड में अगर माइक्रो प्लास्टिक आता है तो ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो ये डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक हो या कोई भी प्लास्टिक हो। तो इसलिए ये कदम उठाया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लोग पूरी तरह से बैन करें और जो अल्टरनेटिव है उसकी ओर जाएं, जिससे हमारे स्वास्थ्य का भी रक्षा हो सके, प्रदूषण में भी कमी आए। जी बेशक, और ये बहुत बड़ा कदम भी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना। कहीं ना कहीं इससे प्रदूषण में कमी आएगी और हम स्वच्छता की ओर बढ़ पाएंगे। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम प्लास्टिक का आज यूज़ करते हैं और कितने ख़तरनाक परिणाम इसके सामने आ सकते हैं। एक तो आपने पढ़ा भी होगा बहुत जगहों पर कि जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उसको प्रदूषित करते हैं। इवन रिवर वाटर को भी प्रदूषित करते हैं, जो गंगा जल को भी प्रदूषित करते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसके सारे सामग्री को पॉलीथीन के बैग में डालकर गंगा में फेंक देते हैं। बहुत सारा प्लान चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, नमामि गंगे का प्रोग्राम चल रहा है कि पानी को शुद्ध करें, लेकिन जब तक हम लोग अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे और इस बात को नहीं समझेंगे कि प्लास्टिक का कोई भी सामान अगर नदी में हम फेंकते हैं तो वो नदी के जल को प्रदूषित करता है। तो इसको कम करना आवश्यक है। अगर हम नहीं कम करेंगे तो आगे के दिनों में जो आगे का जनरेशन आएगा उसको बहुत सारा समस्या झेलना होगा, पानी के चलते भी, वायु प्रदूषण के भी चलते भी। इसलिए ये जो कदम है वो बहुत जायज़ है और बहुत समय पर आया है, क्योंकि अभी वो स्टेज हम लोग पहुंच रहे हैं जहां कि इसका दुष्प्रभाव हमारे आम जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अगर इसको यूं ही हम लोग अनियंत्रित छोड़ दें तो आगे चल कर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और हम लोग को ये सोचना है कि केवल अपना जीवन नहीं सोचें, क्योंकि हम लोग का जीवन बहुत कट चुका है, लेकिन आगे की पीढ़ियों के लिए भी हम ऐसा पृथ्वी छोड़कर जाएं जो उनके रहने लायक हो। कम से कम उसको शुद्ध हवा मिल सके, शुद्ध पानी मिल सके। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत हम लोग को कष्ट भी सहना पड़े तो वो सहना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन इस पृथ्वी का आनंद ले सके। जी हाँ बेशक, और कहना भी चाहूँगी कि ये जो वक्त है शायद लोगों को थोड़ा कठिन लगे, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं, हमारी आदत में शुमार हो चुका है प्लास्टिक यूज़ करना। शायद शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आदत डालें, ये इतना मुश्किल भी नहीं जितना मुश्किल हम सब सोच रहे हैं। जी हाँ, बात करूँगी यहाँ पर आपसे, चूँकि अब प्लास्टिक बैन हो चुका है तो क्या विकल्प अब हमारे सामने मौजूद है, उसकी जगह हम, हमारे दर्शक क्या यूज़ करें उसकी जगह, ये आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैं उस युग का आदमी हूँ जिसमें प्लास्टिक नहीं था। मैंने तीनों टाइम देखा है, प्री प्लास्टिक टाइम, प्लास्टिक टाइम, और अब जो पोस्ट प्लास्टिक टाइम आने जा रहा है उसमें भी मैं हूँ। क्योंकि मेरा बर्थ हुआ है 1951 में, लगभग 71 ईयर्स का हूँ मैं, और मैं अभ्यस्त हूँ। मैं जानता हूँ कि बगैर प्लास्टिक के कैसे रहा जा सकता है। क्या बात है, क्योंकि मैंने दोनों देखा है, कह प्लास्टिक के सकते हैं साथ कि भी आपको देखा है, पूरा अनुभव है। पूरा अनुभव है। और थोड़ा तो ट्रांजिशन में प्रॉब्लम होता है। मैं यही कहता हूँ कि आज मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहा था, मैं अभी भी करता था, लेकिन छोड़ने में थोड़ा कोई ट्रांजिशन होता है जब, तो थोड़ा तकलीफ़ होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन अगर आप देखेंगी, ये बहुत आवश्यक कदम है। और विकल्प है, जितना भी हम लोग प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं सभी का विकल्प है, लेकिन हम लोग का नहीं होता है कि हम लोग थोड़ा हैबिट हो गया है कि आलसी हो गए हैं हम लोग, और उसके चलते थोड़ा अपने को कष्ट में नहीं डालना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमको कष्ट नहीं हो, दूसरे को भले कोई कष्ट हो जाए। तो ये एटीट्यूड तो बदलना होगा। और जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक में बहुत चीज़ है। एक तो सबसे कटलरी का सामान बहुत सारा है। तो पार्टी पहले भी हुआ करता था, सिरामिक प्लेट्स यूज होता था, फिर स्टील का भी प्लेट आया, वो कई बार यूज होता है, उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं, और वो कभी वेस्ट नहीं होता है। उन चीज़ों को हम लोग फिर से ला सकते हैं। कागज़ का प्लेट हो सकता है, थैलों का अगर कहें, प्रयोग कहें, तो हमको याद है कि बचपन में मैं छोटा जब था तो मैं अपने पिताजी के साथ मार्केट जाया करता था, और हमारे घर में 2 थैला हुआ करता था, एक हरी सब्जियों के लिए और एक मांसाहारी सामानों के लिए।
और उन 2 थैलों को सप्ताह में एक बार धोया जाता था और सालों चलता था वो। तो क्यों नहीं हम लोग फिर उसको थैलों को अपना सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर भी शामिल हैं। ये दोनों ही शहर टॉप 30 की लिस्ट में शामिल हैं। तो अब जबकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो हम किस तरह से इन पटना और मुजफ्फरपुर, बाकी अन्य शहर जो प्रदूषित हो चुके हैं, उनकी स्वच्छता की ओर हम किस प्रकार कदम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार इनकी गुणवत्ता में हम सुधार ला सकते हैं, ये जानना चाहेंगे। या फिर इसके इतर भी हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। ये जो वायु प्रदूषण का आप सुनती हैं, जिसमें पटना और मुजफ्फरपुर का अक्सर नाम आता है, बिल्कुल सही है। इसका 2 कारण है, 2 प्रमुख कारण है। एक है जियोजेनिक, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक। हिंदी में बोलें तो एक है भूगर्भीय और दूसरा है मानवजनित। जियोजेनिक जो मैंने कहा वो ये है कि हम लोग जहाँ हैं, पटना में गंगा के तट पर हैं, जिस पूरे एरिया को इंडो गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं, जो बंगाल भी है, यूपी है, बिहार है। और इस पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन का जो मिट्टी है उसको एल्यूवियल बोलते हैं, सॉफ्ट सॉइल होता है। और इसका उद्गम, इसका उत्पत्ति बहुत हाल में हुआ है, जिससे वो सेटल नहीं हुआ है पूरी तरह से, बहुत सॉफ्ट है और ये धूल फॉर्मेशन के लिए प्रोन है। अगर आप झारखंड से तुलना करेंगी तो झारखंड हार्ड रॉक एरिया है, बिहार एलुवियल है, तो हार्ड रॉक में धूल कम बनता है। और जो एलुवियल जोन है उसमें नेचुरल इसका कंस्टिट्यूशन इस तरह का है कि आप कुछ भी करेंगे धूल बनेगा। धूल को कम करना हमारा ड्यूटी है। दूसरा मानवजनित है। हम लोग जो कार्यकलाप करते हैं, आप जानती हैं कि जो पॉपुलेशन है, चाहे पटना हो या मुजफ्फरपुर का, वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता गया है। और उस पॉपुलेशन को लोड के, उसको लेड लोड का बर्दाश्त करने का एक सीमा होता है, उस सीमा से हम लोग बाहर जा रहे हैं। और जो आप देखती हैं पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पटना में, उसका एक तो कारण है व्हीकल का संख्या बहुत बढ़ गया है। ट्रैफिक जाम होता है, जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ रोड इंजन बंद नहीं करते हैं, उससे उत्सर्जन होता है। दूसरा प्रॉब्लम भी है, जब रोड बनता है तो रोड का जो पेवमेंट्स होता है वो कच्चा छूट जाता है। उस पर गाड़ी, जब ट्रैफिक बहुत हेवी है तो 4 व्हीलर का 2 चक्का तो नीचे रहता है रोड से, उससे भी धूल का बहुत उद्गम होता है। और तीसरा कारण ये भी है, जो वेस्ट है हम लोगों का, उसका प्रॉपर डिस्पोजल का मैकेनिज्म नहीं है, जिसके चलते अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत वेस्ट का डिस्पोजल होता है, जिसमें सिंपली उसको जला देते हैं। और जब जलाते हैं तो धुआं भी उठता है, धुआं में टॉक्सिक गैस भी होता है, उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। और सबसे बड़ा जो फाइंडिंग हम लोग का है, अभी हम लोगों ने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा स्टडी कराया है कि आखिर ये पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो पोल्यूशन होता है, जब PM 2.5 या 10 सुनती होंगी, इसका जो उद्गम है वो शहरी क्षेत्र से होता ही है, लेकिन 25 से 28% जो ओरिजिन है धूलकण का, वो आसपास के एरिया से होता है। जो आसपास का गांव का एरिया है वहाँ से भी आता है, क्योंकि हवा तो वो पार्टीशन से बटा हुआ नहीं है कि ये पटना का हवा है, ये वैशाली का हवा है, ये गांव का हवा है, ये शहर का हवा है। और गांव में अभी भी बायोमास बर्निंग बहुत होता है। हालांकि उज्ज्वला स्कीम के द्वारा गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चूल्हा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि कुछ प्राइस के चलते, हाई प्राइस के चलते और बिहेवियरल चेंज नहीं होने के चलते अभी भी बायोमास बर्निंग बहुत है, तो उसका ही प्रभाव होता है। और यह सब कुल मिला के हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के बावजूद अभी भी एयर पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने का प्लान है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन प्लान भी बना रखा है कि किस डिपार्टमेंट को क्या करना है, क्योंकि ये जो समाधान है वो किसी एक विभाग के हाथ में नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चूँकि पराली बर्निंग होता है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, चूँकि पेवमेंट को ठीक करना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, चूँकि उनको प्लांटेशन कराना है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को करना है, जिनको उनको वेस्ट डिस्पोजल कराना है। तो हम लोगों ने जो प्लान किया है उसमें सभी विभाग को काम बांटा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ऐसे करना है। और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर एक कमेटी भी बनाई गई है जो ये सुनिश्चित करें कि जो एक्शन प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक काम हो। काम शुरू भी हुआ है, लेकिन कोई भी चीज़ को लाने में, खास करके नेचर से, प्रकृति के चीज़ को वापस करने में समय लगता है। तो ये सुधार थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी पिछले साल की तुलना में जो AQI का हम लोग का रीडिंग आया है उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी और बहुत सुधार की ज़रूरत है।
जिसमें जो आम लोग हैं, नागरिकों का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लोग हम समझते हैं कि वायु प्रदूषण को हटाने के लिए सरकार का काम है, लेकिन सरकार का शक्ति सीमित है। हम लोग अगर ठान लें कि हम लोग का भी रोल है तो काफ़ी बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं से हम लोग रिलक्टेंट रहते हैं कि एयर पोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारा बिहेवियर है हम लोग का जो प्रदूषण को प्रमोट करता है। जैसे पटना में कार पूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं प्रोफेसर कॉलोनी में रहता था, एन कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहाँ से करीब 20-25 आदमी रोज़ कॉलेज जाते थे। कभी कार पूलिंग नहीं हुआ, हर एक आदमी अपने गाड़ी से जाते थे। एक ही जगह जाना है, एक ही जगह से वापस आना है। तो ये कॉन्सेप्ट लाना होगा धीरे धीरे। पान खाने के लिए भी आप गाड़ी निकाल लेते हैं, 500 मीटर भी जाना है तो आप गाड़ी निकाल लेते हैं। थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए या साइकिल भी चलाना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, पर्यावरण का सुरक्षा भी होगा। तो ये हमारा सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार तो कदम उठाएगी, उठा भी रही है, लेकिन वो कदम काफ़ी तब तक नहीं होगा जब तक कि जन भागीदारी नहीं हो, जी हाँ। पीपुल्स पार्टिसिपेशन नहीं हो। ये बहुत ज़रूरी है इस एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। है जी हाँ, इंग्लैंड के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में पाया कि इंसान औसतन हर साल 70,000 माइक्रो प्लास्टिक का सेवन कर जाता है। तो इतना कुछ हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्लास्टिक का जो दिखाई पड़ता है असर, वो तो बुरा है ही। बहुत सारा असर है जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जिसमें कि जैसा आपने कहा माइक्रो प्लास्टिक के बारे में, जो डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं या इवन जो फूड चेन है पौधों का, उन सभी में प्लास्टिक अगर माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाए तो वो प्रवेश कर चुका है। और ये लैंसेट में भी निकला है कि ह्यूमन ब्लड में भी रिपोर्टेड है ऑलरेडी प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक का प्रेजेंस। तो ये खतरनाक है। और चूँकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक, इसलिए वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जा रहा है। आपको लगता है कि अगर समुद्र के बारे में कहा जा रहा है कि समुद्र का जीव जंतु प्लास्टिक से प्रभावित हो रहा है, तो हम तो समुद्र में प्लास्टिक फेंक नहीं रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आपने नाले में फेंका प्लास्टिक, नाले से बह के वो नदी में गया, नदी से समुद्र में गया और समुद्र से कहीं जा नहीं सकता है। तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में प्लास्टिक फेंकते हैं तो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन समुद्र ही होता है, नदी नालों के थ्रू वो समुद्र में जाता है। और समुद्र में बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत तरह के लोग। धीरे धीरे लेयर जमा होते जा रहा है, जिसके चलते उसका एक्वेटिक फ्लोरा और फौना बहुत ही प्रभावित हो रहा है। और बिहार में तो नहीं, लेकिन बहुत जगह पर सी फूड भी खाते हैं लोग। तो ये देखा गया है कि सी फूड में माइक्रो प्लास्टिक का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है। तो वो तो प्रभाव कर ही रहा है। और बिहार जैसे प्रदेश में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हम लोग खेती पर डिपेंडेंट करते हैं, और उसमें भी ग्राउंड वाटर के थ्रू, सरफेस वाटर के थ्रू माइक्रो प्लास्टिक प्रवेश कर चुका है। अभी हम लोगों ने एक शोध किया है, पूरा इंडो यूके शोध, जिसमें पता चला है कि माइक्रो प्लास्टिक का प्रेजेंस हमारे नॉर्मल फूड स्टफ़ में ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग को ये समझना होगा इस बात को कि माइक्रो प्लास्टिक तो आपको दिख नहीं रहा है, ना आपको पता चल रहा है कि वो कैसे कैसे आपके धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि आपके ह्यूमन हेल्थ के लिए वो भी घातक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको वर्जित किया जाए, अपने उपयोग में नहीं लाया जाए। क्योंकि आप जो समुद्र के तट इसका तली में जो प्लास्टिक जमा हो गया, उसको अगर आप ख़त्म करना चाहती हैं तो वो बहुत कठिन काम है, रादर अभी इम्पॉसिबल दिखता है। तब एक ही उपाय है कि आपसे हम कम से कम रोकें, जिससे जिस लेवल पर वो है उसी पर रुक जाए, आगे उसका प्रचार प्रसार नहीं हो, बढ़ाव नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग का सबका ड्यूटी बनता है कि हम लोग कुछ करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुका है, इसके बावजूद भी अगर कोई उसका यूज़ करता है तो फिर सज़ा के क्या प्रावधान है? दंड का प्रावधान है जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक। एक तो सीज करना है, कोई भी जगह हो जहाँ भंडारण हो रहा हो या बिक्री हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, तो उसको हम लोग सीज कर सकते हैं नियम के मुताबिक। दूसरा है कि जो फैक्ट्रीज अगर कोई बना रहे पकड़े गए, उनको बंद करवा सकते हैं। और तीसरा है इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रोड्यूस करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, यूज़ करते हुए पकड़ा जाए तो उनको फिनेंशियल फाइन भी किया जा सकता है, जिसको हम लोग
इन्वायरमेंटल कंपनसेशन बोलते हैं, जिसका वैल्यू वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग कि कितना सीज हुआ, कितना प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट था, 100 रुपये से लाख रुपए तक भी हो सकता है। तो ये सभी प्रावधान है। और हम लोग बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कल ही मैंने नोटिस जारी किया है कि जिन फैक्ट्रीज़ को ये CTO मिला हुआ था, कंसेंट टू ऑपरेट, सिंगल यूज़ प्रोडक्ट बनाने का, उसको बंद कर देना है इमीडिएटली। और वो जो हम लोग ने परमिशन दिया था उसको विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। वो नोटिस ऑलरेडी हम लोग सर्व कर चुके हैं। इस सर्व करने के बाद कोई भी अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाता है तो वो गलत है, उसके खिलाफ हम लोग ले सकते हैं। हम लोगों ने इंडियन टोबैको कंपनी को भी चिट्ठी लिखा है कि आप देखते होंगे सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर एक परत लगा रहता है थिन प्लास्टिक का, तो हम लोगों ने उनको भी लिखा है कि इसको बंद करें और उसकी जगह पर कोई अल्टरनेटिव करें यूज, जिससे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बैन है उस पर ये नहीं कहें कि प्रोडक्ट ही बन रहा है तो हम क्या करें। तो वो तो टोबैको बना का प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन पैकेजिंग में यूज़ कर रहे हैं। ये सब स्टेप ले रहे हैं हम लोग और इसका कार्यान्वयन के लिए 3 संस्था रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। एक तो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अधिकार दिया गया है, दूसरा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दिया गया है, और तीसरा अर्बन बॉडीज़ को अधिकार दिया गया है। इन तीनों को अधिकार दिया गया है कि कहीं भी रेड कर सकते हैं वो लोग, कहीं भी पकड़े जाने पर पेनाल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई वर्तमान की कि अब से बैन हो गया है, अब आप इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो हमारे बीच अवेलेबल है, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रूप में, चाहे वो चॉकलेट हो या फिर किसी भी चीज़ का रैपर हो, वो हमारे बीच अभी भी मौजूद है। तो उन सब के लिए क्या कुछ प्रावधान है? उसके लिए प्रावधान है कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट में ही जाता है, ये जो आप बताएं कि पैकेट है ये है, वो म्यूनिसिपल वेस्ट में जाता है। तो म्यूनिसिपल जो बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो भी हैं या रूरल एरिया में हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको कलेक्ट करें और कलेक्ट करके प्रॉपरली इंसिनरेट करें, जिससे कि वो फिर से दोबारा यूज में कहीं नहीं आ पाए। तो वो प्रोविज़न है और ऑलरेडी बायोमेडिकल वेस्ट के इंसिनरेशन के लिए फैसिलिटीज़ है भागलपुर में, पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में। तो उन फैसिलिटीज़ का यूज़ किया जा सकता है उनको इंसिनरेट करने में। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। अब यहाँ पर बात करूँगी मैं आपके बारे में। आप अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, तो क्या कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं इस पद की? जिम्मेदारियाँ तो बहुत है। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है, दिशा निर्देश देते हैं हम लोग, और उसका अल्टीमेट एम एक ही है कि पर्यावरण का सुरक्षा कैसे हो, चाहे जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का पॉल्यूशन, ई वेस्ट का प्रॉब्लम हो, उसका समाधान के लिए समय समय पर सरकार को एडवाइस भी दें, इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट को डायरेक्टिव भी दें, और अगर कोई उल्लंघन करता है तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब ये भी हम लोग को आदेश दे दिया है कि सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो, कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको हम लोग फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं। जैसे अब शुगर इंडस्ट्री से कंप्लेन आया था बहुत सारा, तो उस पर हम लोगों ने पेनाल्टी लगाया है। बायोमेडिकल वेस्ट के रेफरेंस में भी बहुत सारे हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट को ओपन में जला देते थे, जो स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है आप सोच सकती हैं। तो उस पर भी हम लोग ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई की है और ये काम काफ़ी बृहद है, पूरे बिहार के लिए है। हम लोग बिहार में पटना में हम लोग का हेड ऑफिस है और रीजनल ऑफिस है मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, भागलपुर में। इन सब जगहों पर रीजनल ऑफिस भी हम लोग का चल रहा है। पूर्णिया में बनने वाला है, बिल्डिंग बन चुका है, तो उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। हम लोग के पास लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन और भी जो लाइन डिपार्टमेंट है उसको हम लोग इन्वॉल्व करके अपने काम को ज़मीन पर लाते हैं। जी बेशक, ये तो बात हुई आपके इस पद की जिम्मेदारियों के बारे में। अगर आपके सफ़र की बात करूं तो कैसा रहा आपका अब तक का ये सफ़र? देखिए, मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन पिछले 4.5 साल से हूँ। उसके पहले मैं एक शिक्षक था और शोध में भी मेरा शोध ज़्यादा पर्यावरण की दिशा में ही था। और 1996 में मैंने एन कॉलेज में एक डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया था नया, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो जो मेरा अनुभव था, जो शिक्षा का जो अनुभव था या जो हम पढ़ाते थे, उसके द्वारा हमको रूल्स का तो नॉलेज पहले से था कि रूल कितना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का रूल क्या है,
EIA क्या होता है, ये सब हमको पता था, लेकिन उसका कार्यान्वयन कैसे होता है वो हमको पता नहीं था। तो जब मैं आया तो उसको फर्स्ट हैंड उसको स्टडी किया, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे समस्याएं थी, उसको हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश किया। और उसका प्रभाव ये है कि आज जितना भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम होता है कंसेंट देने का, वो सब ऑनलाइन होता है और सभी इंटरनेट के थ्रू अपने आप, अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं तो कोई भी एप्लीकेशन आप अपने घर से जमा कर सकते हैं, फ़ी घर से जमा कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में नहीं आना है। और उसका मॉनिटरिंग हम वीकली करते हैं और ये देखते हैं कि किसके पास कितना फाइल पेंडिंग है। इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन मैंने करने का कोशिश किया। फिर वायु प्रदूषण का मॉनिटरिंग के लिए जब मैं आया था यहाँ, तो उस समय केवल 3 स्टेशन था, सिर्फ 3 मॉनिटरिंग स्टेशन था, जो काफ़ी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि प्रदूषण केवल पटना, गया, मुजफ्फरपुर में ही है। इन तीनों में इसलिए प्रदूषण हाई बोला जाता था क्योंकि यहाँ स्टेशन लगा हुआ था, बाकी जगहों पर नहीं लगा हुआ था। कॉस्टली भी होता है, 1 करोड़ के आसपास का दाम होता है। आज के दिन में हमारे पास 35 स्टेशन है और मैं 22 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा हूँ। तो उसके द्वारा हमको पूरा ओवरऑल बिहार का एक अंदाज़ा लग रहा है। और मैंने कहा ना कि अगर आप पटना का केवल एयर पॉल्यूशन ठीक कर देंगी तो पूरा बिहार ठीक नहीं हो जाएगा, या पटना भी ठीक नहीं होगा, अगल बगल से तो आएगा ही। तो अब हम लोग स्टेट एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं कि आपको स्टेट को एक इकाई के रूप में देखना होगा, ना कि शहरों को। तो पहले हम लोगों ने सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाया, जिसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। अब हम लोग वर्ल्ड बैंक की मदद के थ्रू एक स्टेट लेवल एक्शन प्लान भी बना रहे हैं, जिससे कि पूरे हवा को हम समेकित रूप से ठीक करने का प्रयास करें। तो अनुभव रहा, बहुत चीज़ मैंने सीखा भी, नई बातें, क्योंकि थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिकल करना बिल्कुल अलग होता है। शुरू में चैलेंजेस था, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था वो टोटली साइंटिफिक था, टोटली टीचिंग का था। यहाँ आया तो समझना पड़ा हमको, समय लगा हमको, लेकिन धीरे धीरे अब मैं जानता हूँ कि मेरा काम क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे स्ट्रीमलाइन करूँ। अभी भी गैप्स है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मैंने 100% परफेक्ट कर दिया है। मेरा प्रयास जारी है और जारी रहेगा जब तक मैं अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, बेशक आपका प्रयास यूं ही जारी रहे और आपके इन प्रयासों से हमें प्रदूषण से मुक्ति मिले, यही हमारी कामना है। आप यहां आए, इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान, जिनसे हमने बातचीत की और प्लास्टिक के मुद्दे पर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की। उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने विचार, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अपने विचार, अपने फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 801। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।